अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM बिहार विधानसभा चुनाव में सीमांचल, मिथिलांचल और शाहाबाद इलाके की 75 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन के हवाले से टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया है कि पार्टी कम से कम 20 गैर मुस्लिमों को टिकट देगी, जिनमें अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवार शामिल हैं। आदिल हसन के मुताबिक हिंदुओं की उच्च जातियों के अलावा यादव, कुर्मी और कोयरी समाज के बड़ी संख्या में लोग AIMIM से संपर्क कर रहे हैं। आदिल हसन के मुताबिक उनकी पार्टी 3 संभावनाओं पर विचार कर रही है। या तो वो RJD, कांग्रेस और वामपंथी दलों वाले महागठबंधन को ज्वाइन करे, या बहुजन समाज पार्टी और अन्य छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ तीसरे मोर्चे का गठन करे। अगर ये दोनों कोशिशें नाकाम हो गई तो AIMIM 243 में से 75 सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और दूसरी इलाकाई पार्टियों के साथ मिलकर ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट का गठन किया था। तब AIMIM ने 19 उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें से सीमांचल की 5 सीटों पर उसे कामयाबी हासिल हुई थी। लेकिन उनमें से 4 कोचाधामन के मोहम्मद इजहार असफी, जोकीहाट से शाहनवाज आलम, पायसी से सैयद रुकनुद्दीन और बहादुरगंज से अजहर नईमी जनवरी 2022 में RJD में शामिल हो गए। अख्तरुल ईमान फिलहाल अपनी पार्टी के इकलौते विधायक हैं जो अमौर से नुमाइंदगी कर रहे हैं। हाल ही में अख्तरुल ईमान ने महागठबंधन से जुड़े नेताओं को चिट्ठी लिखकर महागठबंधन का हिस्सा बनने की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन महागठबंधन की तरफ से AIMIM को कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। बल्कि RJD के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने AIMIM को ये सलाह दे दी कि उसे चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा, ओवैसी साहब मूलतः में उनका बेस हैदराबाद में है। उनके चुनाव लड़ने से क्या होता है, नहीं होता है, ये ओवैसी साहब भी जानते हैं, उनके सलाहकार भी जानते हैं। अगर आपकी मंशा है कि बीजेपी की अधिनायकवादी चरित्र को शिकस्त दी जाए, अगर नफरत की उनकी राजनीति को शिकस्त दी जाए, तो कई दफा चुनाव ना लड़ने का फैसला भी उसी तरह का फैसला होगा। मुझे उम्मीद है उस पर विचार करेंगे। मनोज झा के बयान पर बिहार लोक संवाद ने अख्तरुल ईमान से बात की। अख्तरुल ईमान ने कहा कि मनोज झा सामंतवादी सोच के आदमी है। आप लोगों ने बहुत उत्साह के साथ इंडिया गठबंधन में शामिल होने की बात कही थी, बल्कि आपने चिट्ठी भी लिखी थी। लेकिन RJD के लीडर जो मनोज झा हैं, उनका जो अभी हाल ही में बयान आया है, उससे क्या लगा? आप लोगों को कुछ मायूसी हुई? देखिए, हमें कोई मायूसी नहीं है। हम विचारधारा में लड़ने वाले लोग हैं, विचारधारा के साथ लड़ने वाले लोग हैं। हम लोगों ने 2020 में भी कोशिश की थी और हमारा हमेशा से हमारी ये कोशिश रही है कि सेकुलर वोटों के बिखराव से रोका जाए, कमजोरों को, दलितों को, पसमानदा लोगों को, महरूम तबकात को इंसाफ दिलाया जाए। AIMIM का शुरू दिन से यही नजरिया रहा है और हम लोगों ने ये गौर किया कि इस वक्त सेकुलर वोटों के बिखराव के साथ हम सांप्रदायिक शक्तियों से नहीं लड़ सकते। नंबर 1 की कुर्सी पर उनको बैठना है और बड़े घटक दल भी वो हैं। तो हमने अपने दायित्व का निर्वहन किया कि बिहार के सामाजिक समरसता को बचाने के लिए, धार्मिक सौहार्द को बचाए रखने के लिए सांप्रदायिक शक्तियों को, उनके नफरती कदम को आगे बढ़ने से रोकना चाहिए। हमने उदार होकर के अपना लेटर दिया। पहले हमने टेलीफोन से उनके नेताओं को कहा, उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो हमने लिख के दिया। लिख के सिर्फ इसलिए दिया कि सिर्फ कि गठबंधन में शामिल किया जाए, सिर्फ इसलिए नहीं भी। दूसरा पहलू ये भी था कि आप गवाह रहे हैं, उसकी बिहार की जनता गवाह रहे कि कुर्सी के बारे में कौन फिक्रमंद है और बिहार की जनता के बारे में कौन फिक्रमंद है। अक्सर एक शेर पढ़ते हैं लोग कि किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ, हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। मुझे कारवां की फिक्र है, उन्हें सरदारी की फिक्र है। मैं कहता हूँ आकाश, आप सरदार जरूर बनिए, लेकिन कारवां की फिक्र कीजिए। बिहार को इस वक्त सांप्रदायिक शक्तियों से बचाने के लिए आप अपने बहुत सारे मनभेद और मतभेद को मिटाइए। और मैंने कितनी उदारता दिखाई है। आप अरे मेरे 4 लोग आपने ले लिया, उसके बावजूद भी वो विचार है जिस विचार से हटके मैं बात नहीं कर सकता। आपके दुश्मनों के साथ मैं नहीं जा सकता। वो दुश्मन सिर्फ आपके नहीं है, आपके तो सत्ता के दुश्मन हो सकते हैं, मेरे तो विचारधारा के शत्रु है वो। मैं विचारधारा की बलि नहीं दे सकता। अब इसको, मेरे उदारता को अगर मेरी कोई कमजोरी समझे तो उनकी सोच पर अगर झुक के सलाम कर लें और आप मुझे कहेंगे बहुत कमजोर है, तो यह आपकी समझ हो सकती है। ये तो मेरा अखलाकी करीना है। तो क्या ये समझा जाए कि मामला खत्म हो गया या अभी आप नहीं? चूंकि सवाल ये पैदा होता है कि मनोज झा साहब पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, कॉलेज के प्रोफेसर हैं और चेहरे मोहरे से और अंदाज से समाजवादी लगते हैं,
लेकिन उनका जो ये भाषा है ये सामंतवादी है। गरीबों के यहाँ बच्चा मैट्रिक पास कर जाए तो कहिएगा कि अरे बधुआ बेटा पढ़ के क्या करेगा, है ना, तू तो मेरे खेत में काम करता है, यही भला है। लेकिन कुछ लोग होते हैं बड़े खानदानों में उदार होते हैं, कहा कि नहीं बेटा भद्दू भाई तुम्हारा बेटा पढ़ रहा है, अच्छा है, मेरे साथ दे दो, मैं अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा देता हूँ, इसको आगे बढ़ाना है। ये होते थे समाजवाद के लोग। और सामंतवाद लोगों को, गरीबों के घर में कोई पढ़ा लिखा हुआ तो उनको बुरा लगता था। तो ये चेहरे मोहरे से समाजवादी और मेंटली आज भी सामंतवादी हैं मनोज झा साहब। अब मनोज झा साहब को ये कहते हुए कभी याद नहीं आया कि साहब जिस MIM की इतनी जमीन है, 5 आदमी जीत के आया है और बिहार में उसकी एक जमीन बनी है, आज उसको हम जुमला कर रहे हैं। तो मैं तो कह रहा हूं कि आदरणीय, अगर मेरे लिए इलेक्शन नहीं लड़के ही मदद करने की जरूरत है तो आपको बगैर राज्यसभा आए ही तो कॉलेज में प्रवचन देने का मौका था। तो अब राज्यसभा छोड़ने दीजिए, बातें तो और भी कह सकता हूँ, लेकिन इतने ही पे इक्तफा करता हूँ कि पहले पीना छोड़ दे, फिर किसी को पीने पर रोकने की बात नहीं। हमने भगवे हिंद और हिंदू राष्ट्र जैसे बयान पर भी अख्तरुल ईमान से बात की। जैसे आप जानते हैं, पटना के गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ हुआ। उसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदुस्तान भगवे हिंद बनेगा, जबकि स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्या कहेंगे? मामला ये है जनाब आली कि एक कौल है देहाती कि सैया भयो कुतवाल अब डर का है। ये सारे लोग इतने बेलगाम सिर्फ इसलिए हो गए हैं कि बीजेपी की फिरका परस्त सरकार है और नीतीश कुमार की पंगु सरकार है। नीतीश कुमार अपने आप को सेकुलर कहते, पंगु सेकुलर है वो। और आज बिहार में भी ये कॉमनल फोर्सेस की बालादस्ती है, इसी वजह से जुमले बोलते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, साधु संत पंडित मुल्ला सूफी ये कौन लोग होते हैं? ये धार्मिक विद्वान होते हैं। इनकी भाषाओं में सरलता हो, इनकी भाषाओं में प्रेम हो, सहिष्णुता हो, सामाजिक सौहार्द हो, नैतिकता हो, ये ना होना चाहिए। समाजी उन्माद फैलाने वाले लोग साधु संत और मुल्ला का लिबास पहन लेंगे तो क्या वो मुल्ला और साधु हो जाएंगे? ऐसा नहीं। बकरी का खार ओढ़ने से सियार बकरी नहीं होता, वो सियार ही रहता है। मामला ये है कि अगर कोई मुसलमान ये कहता कि हम उसको इस्लामी स्टेट बनाएंगे तो अब तक देखते अखबारों का क्या हंगामा होता, पुलिस उनको तलाश कर रही होती। और ये बोलने वाले का ठिकाना अगर अख्तरुल ईमान बोल दे कि मैं यहाँ पर इस्लामी स्टेट कायम करूंगा तो कल मेरी हाजिरी जेल में होगी। और आज एक शख्स एक सेकुलर इंडिया में, जिसका आइन सेकुलर है, संविधान को सब लोगों ने माना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहेंगे आपस में भाई भाई, सब कोई अपने धर्म का पालन करो और दूसरे के धर्मों का आदर करो। तो क्या धर्म का पालन कीजिए आप, लेकिन आप हिंदू राष्ट्र स्थापित करके कहीं ना कहीं से गैर हिंदू को, जो बुद्धिस्ट हैं, जो ईसाई हैं, जो सिख हैं, जो मुसलमान हैं, उसको चिढ़ा रहे हैं। क्या आपके हिंदू धर्म के तमाम तर कार्यकलापों के करने की आपको आजादी नहीं है? मुसलमानों को अपने कार्यकलाप को करने की आजादी नहीं है? भाई आजादी है तो इससे बेहतर और क्या होगा? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा था। और गांधी ने जब इस शेर को पढ़ा था तो उछल गए थे कि अल्लामा इकबाल ने कितनी अच्छी बात कही है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है सारा जहां हमारा। तो यही तो हमारा मूल मंत्र है, और इसको क्यों खत्म करना चाहते हैं लोग? अगर यही बात जरा सी जबान फिसली थी कि साहब अगर वो हो जाए, चिकन नेक कहने वाला इलाका जरा सा बंद कर दिया जाए तो भारत का क्या होगा? तो मामला ये है कि भाई नाइंसाफियों से दिल टूटता है, नाइंसाफियों से समाज टूटता है, नाइंसाफियों से देश टूटता है। इसलिए जुल्म, नाइंसाफी को तो कभी जगह नहीं देनी चाहिए। और यही सरजील बोला दो जुमला, आज जेल में है। अगर वाकतन ईमानदार है देश की सरकार और राज्य की सरकार तो सरजील के किनारे में तो लियाकर इन साधुओं को बैठाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। इसके माने कानून सबके लिए बराबर नहीं। तो इसका मतलब है कि जो नीतीश कुमार कहते थे कि CCC यानी क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से वो कभी समझौता नहीं करेंगे, उन्होंने समझौता कर लिया है। सब चीजों से समझौता कर लिया है, 100 गुना नहीं 300 गुना समझौता कर लिया है। रिश्वत की गंगोत्री बह रही है। और कई दिनों में अभी पूर्णिया में 5 लोगों को जलाकर मार डाला गया। नालंदा में मर्डर हुआ उनकी बस्ती में गया। पटना जैसे पॉश एरिया में और पटना का हृदय गांधी मैदान में एक करोड़पति का और भाजपा के नेता का मर्डर हो रहा है। क्या कर रहे हैं इसके उर्दी के पहलवान? क्या खौफ है गुंडों पर इनका? और अफसरों ने जितनी रिश्वत कमाई है, क्या इससे पहले कोई अफसर कमा सकता था? उससे भी बढ़कर बिहार में जो जमहूरियत का जनाजा निकला है, लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है,
आज नौकरशाह आज सरदारी कर रहा है, और इनका एमएलए, इनका मंत्री आज सेक्रेटरी सचिव से, एमएलए दारोगा से बात करने से घबरा रहा है। उसने तो चौपट कर दिया लोकतंत्र को। हाँ? ये लोग कहते हैं कि हम लोग गांधी के अनुयायी हैं, ये लोग कहते हैं कि जयप्रकाश के हम लोग तहरीक में शामिल है। जयप्रकाश ने ये कहा था, जयप्रकाश ने तो नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई थी। जयप्रकाश ने इस करप्शन की कभी कल्पना नहीं की होगी जो करप्शन इन लोगों की सरकारों में। हमने घोर मुस्लिम विरोधी मनीष कश्यप के जन सुराज में शामिल होने पर भी अख्तरुल ईमान की प्रतिक्रिया ली। जन सुराज के पीके कहते थे कि बल्कि वो कुरान की आयत पढ़ते थे और टोपी लगाते थे और मुसलमानों को 40 सीट देने की बात करते थे। लेकिन अभी जब मनीष कश्यप उनकी पार्टी में शामिल हुए तो हम देख रहे हैं फेसबुक पर कि लोग मुसलमानों को काफ़ी मायूसी हो रही है। ये वही मनीष कश्यप है जो मुसलमानों को गाली देते रहे हैं। फेसबुक पर अभी भी पोस्ट उनका मौजूद है। क्या लगता है ये क्या हो गया? देखिए, वो मैनेजमेंट गुरु है, इलेक्शन जिताने का उनको तरीका रहा है, लेकिन पहले तो वो डायरेक्टर थे, अब एक्टर हैं। डायरेक्टर तो बड़े कामयाब रहे हैं, अब वैसे तो एक्टर के आगे का इलेक्शन ही उनको बताएगा, और जो कुछ उसने दावे किए हैं आगे उनके दावे में कितनी सच्चाई हो सकती है। हालांकि बातें हो तो कुछ अच्छी अच्छी की हैं उन्होंने, नौजवानों को जगाया है बिलाशुबा, करप्शन के खिलाफ भी उसने आवाज़ उठाई है, एक अच्छे बिहार की कल्पना उसने पेश की है। लेकिन अभी उसके बारे में कुछ कहना क़ाबिल वक्त होगा। बहरहाल इस किस्म के घृणित लोगों को पार्टी में शामिल करने से कहीं ना कहीं मुसलमानों का दिल दुखा होगा।